बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता रोज़ पीडीएम के तहरीक के हवाले से लॉन्ग मार्च और तहरीक-ए-आज़म एतमाद के हवाले से एक प्रोग्राम किया था। वी-लॉग तो मेरे एक दोस्त हैं अल्ताफ़ साहब, उन्हें बहुत बुरा लगा। वो कहने लगे तुम सियासतदानों के पीछे पड़े रहते हो, कभी अदलिया के बारे में प्रोग्राम करो। मैंने कहा अदलिया के बारे में तो सभी दुनिया जानती है, उनके बारे में लतीफ़े बने हुए हैं। अदलिया तो खुद इतनी गंदी और बदनाम है हमारे माशरे में, उसके बारे में क्या बात करूँ? मैं बात तो उनकी करूँगा जिसके बारे में लोगों को कम पता होगा। तो कहने लगे कि नहीं, तुम जो है डरते हो। तो मैंने उनके ये खदशा दूर करने के लिए कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं अदलिया के हवाले से बात कर सकता हूँ। मैंने उसको बताया कि देखो हमारी अदलिया जो है वो 126वें नंबर पे आई है 140 में से, 40 ममालिक में से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये है कैटेगरी जो उसने दी है 100। और इतनी करप्ट और बदनाम ज़माना जुडिशरी है हमारे मुल्क की, और हमारे कई जो जजेस साहबान थे, चीफ जस्टिस साहिबान थे, उन्होंने इस मुल्क का, पाकिस्तान का मुँह काला किया है। और उनकी बाकायदा ये जैसे अब्दुल कय्यूम, जस्टिस कय्यूम जिसको शहबाज शरीफ हिदायत दे रहे थे, फिर आप जानते ही हैं नज़रिया ज़रूरत वाले जस्टिस मुनीर, फिर डोगर कोर्ट्स, सब कुछ आपके सामने है। मेरा ये कहना है कि अगर बैरूनी दुनिया का कोई भी मुल्क इसराइल हो या भारत हो, खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर हमला कर दे, तो वो इतना नुकसानदेह नहीं होगा जितना हमारी अदलिया हमारे अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाती है। अदलिया के फ़ैसले, अदलिया के ऐसे-ऐसे फ़ैसले हैं जिन्होंने हमें बैन-अक़वामी तौर पर बहुत नीचा दिखाया है और अरबों रुपए का हमें नुकसान भी उठाना पड़ा है। मिसाल के तौर पर जस्टिस इफ्तिख़ार चौधरी का रेकोर्डिंग केस देख लें, उसमें उसने कितना हमारे, जब दूसरी पार्टी बलूचिस्तान के रेकोर्डिंग की चली गई बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ़ में, तो हमें पाकिस्तान को अरबों डॉलर अभी तक हम उसका जुर्माना भर रहे हैं। फिर ये जो थे जनाब जस्टिस इफ्तिख़ार, इन्होंने स्टील मिल की जो प्राइवेटाइज़ेशन थी ये रोक दी, और वो अभी तक हमें इतना नुकसान पहुँच रहा है स्टील मिल का, और ऑर्डर दिया कि सबको अरबों रुपया तनख्वाहें अदा की जाएँ। फिर जस्टिस इफ्तिख़ार चौधरी के बारे में आपको याद होगा कि इमरान खान ने 34 हलकों के लिए बार-बार कहता था कि 34 हलके खोल दो, 34 हलके खोल दो, उनकी दोबारा गिनती करा दो। लेकिन जस्टिस इफ्तिख़ार कई महीने टालते रहे, और एक दिन उन्होंने कह दिया कि हमारे पास और भी बहुत सारे केसेज़ हैं, हम इसको नहीं देख सकते। आप इस दिलचस्पी का अंदाज़ा करें जो चीफ जस्टिस साहिबान को हमारे मुल्क से है। पूरी कौम का मसला था इलेक्शन, उसमें भी उसने कह दिया कि मेरे पास बहुत सारे केसेज़ हैं, और पाकिस्तान में अफरा-तफरी और बेचैनी की कैफ़ियत थी। फिर एक और होते थे हमारे यहाँ बाबा रहमते, साकिब निसार, बाबा डैम वाले, जो हर वक़्त सुर्खियों में आने के लिए बयानात देते रहते थे कि मैं कालाबाग डैम की हिफ़ाज़त करूँगा रिटायरमेंट के बाद। और अब वो अक्सर सोशल मीडिया पे आता है कि नौजवान लड़कियों की हिफ़ाज़त कर रहे होते हैं। उनकी पिक्चर्स आती हैं मुबैना तौर पर, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, मैं तो किसी पे इस तरह के शक़्क़ व शुबहात का इज़हार नहीं करता। लेकिन ये वो आता है, अक्सर आता है कि वो अमेरिका और बरतानिया में फिर रहे होते हैं किसी न किसी के साथ। ये मैंने अपने दोस्त से इन सारी चीज़ों का ज़िक्र किया। मैंने कहा देखो मैं डरता तो नहीं हूँ, अदलिया के बारे में बात कर रहा हूँ, और मेरा ये भी मानना है कि जहाँ इदारे इंसाफ़ देने के लिए अगर कोई कमीशन है, कोई ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन कमीशन है, और या फिर अदलिया है हमारी, वहाँ से लोगों को इंसाफ़ मेरा ख़्याल है लोग मुतमईन नहीं हैं, 99% मुतमईन नहीं है कि वहाँ से इंसाफ़ नहीं मिलता। बस उन्हें सिर्फ़ अपने आप की जान लेने या किसी की जान लेने के मौके मिलते हैं। ऐसे फ़ैसले वहाँ से आते हैं अदालतों से। अभी एक आपको एक जोक सुनाता हूँ मैं। अदलिया के बारे में मैंने पहले भी एक दफ़ा 1-2 लतीफ़े सुनाए थे। अभी फैसल वावड़ा वाला केस देख लें, अभी उस इलेक्शन कमीशन ने उसको नाअहल करार दे दिया है। वो तो ख़ैर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा तो फिर वापस आ जाएगा। ये तो बड़े ड्रामेबाज़ हैं, सारे मिले हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ 2018 में ये साकिब निसार साहब ने एक फ़ॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया था स्टाम्प पे कि भई ड्यूअल नेशनैलिटी भी उस पे लिखो और साथ असासे भी लिखो। जिसमें इसने बददियानती की और गलत लिखा और कह दिया कि मैं ड्यूअल नेशनल नहीं हूँ, फैसल वावड़ा ने। जिसके अब जो जाके साढ़े 3 साल के बाद जब सेनेट की नशिस्त से उसको उतारना पड़ा, इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला साढ़े 3 साल के बाद किया। हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने उस वक़्त भी ये नोटिस लिया कि ये 52 1 F के तहत ये पूरा नहीं उतरता, इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं है फैसल वावड़ा। लेकिन वो चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाके कहता है जी इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हाई कोर्ट पे केस सिर्फ़ मुखालिफ वकील ये कहता था कि अच्छे पूछ लें कि इनके पास डुअल नेशनैलिटी है कि नहीं। अदालत ने 2 साल, ढाई साल लटकाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को। जब भी वकील हाज़िर होता 2-3 महीने के बाद फैसल वावड़ा का,
تو وہ جب اسے پتہ لگتا کہ اب تو بےزتی ہو جائے گی تو وہ ساتھ ہی وکیل چینج ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی وکیل چینج کیے فیصل بابڑا نے، اور 2 ڈھائی سال مزے سے ممبر قومی اسمبلی رہا۔ 21 مارچ 2021 کو غالباً سینٹ کے الیکشن ہوئے، اسی دن اس نے استعفیٰ دے دیا قومی اسمبلی سے، اور سینیٹر منتخب ہو گیا اور کہتا ہے جی کہ میرا تو کیس ہی ختم ہو گیا، میں نے قومی اسمبلی کا تو استعفیٰ دے دیا میں نے تو، لیکن غلط بیانی کی تھی، تو اب اس کو پچھلے ہفتے سینٹ نے جو ہے سینٹ سے اس کو فارغ کر دیا گیا ہے اور ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ یہ ہے ہمارے انصاف کے ادارے۔ کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اور ایک اور لطیفہ سن لیں، وہ تھا غالباً سرگودا کے 2 کینڈیڈیٹ تھے، ایک کا نام تھا ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی غالباً، اور ایک چیمہ، 2018 میں۔ بڑی دلچسپ بات ہے، اس کو سمجھیے گا ذرا۔ اس نے اس میں کہا ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی جیت گیا الیکشن، چیمہ نے الیکشن کمیشن میں جا کے درخواست دے دی کہ یہ فلاں 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 پولنگ اسٹیشن پہ دوبارہ آپ گنتی کرائیں، ہمارا مارجن 1200-1300 کا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس میں الیکشن میں ایک شک رکھی ہوئی ہے کہ غالباً 1000 یا 1500 کے سے کم مارجن ہو تو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ دوبارہ ووٹ گننے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ شاید دوبارہ ووٹ گنے تو کہ کوئی اس کے مسترد ہو جائیں، کوئی اس کے بڑھ جائیں تو پھر وہ جیت سکے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ فلاں اتنے چند پولنگ اسٹیشنوں پر الیکشن دوبارہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ٹھیک ہے الیکشن دوبارہ کریں۔ اب آپ دیکھیں چیمہ کی استادی دیکھیں، یہ جو تھا بھٹی، ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی، اس نے کہا کہ الیکشن کمیشن جناب عالی، یہ چیمہ جن حلقوں سے بلکہ جن پولنگ اسٹیشن سے جیتا ہوا ہے وہیں پہ دوبارہ الیکشن کروا رہا ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ تو ان پولنگ اسٹیشن سے الیکشن کروائیں جہاں پہ میں جیتا ہوا ہوں، تاکہ اس کا کنفیوژن دور ہو، وہاں پہ الیکشن کروائیں دوبارہ، یا وہاں کروائیں جہاں بڑا ٹائی اپ ہوا ہے 25-30-40 ووٹوں سے میں جیتا ہوں تو وہاں الیکشن کروائیں۔ یہ وہ پولنگ اسٹیشنوں پہ الیکشن کروا رہا ہے چیمہ دوبارہ الیکشن کمیشن سے درخواست کر کے جہاں پہ یہ آلریڈی جیتا ہوا ہے۔ اب چیمہ کی استادی دیکھیں، الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دے دیا کہ بھئی الیکشن دوبارہ ہوں گے، یہ بھٹی چلا گیا سپریم کورٹ میں، اپیل کر دی، لیکن وہاں پہ الیکشن ہو گئے، اور جہاں پہ چیمہ 100-200 ووٹوں جیتا ہوا تھا، دوبارہ جب ری پولنگ ہوئی تو وہاں پہ اور زیادہ 400-300 ووٹوں کی لیڈ سے جیتا، کیونکہ پھر انہوں نے بندے نکالے اور کہ بھئی ہم تو پہلے جیت چکے ہیں ان پولنگ اسٹیشن سے، 200 بندے اور لاؤ۔ تو وہ جو لیڈ تھی وہ بھٹی کی لیڈ اس نے آگے کر لی اور جیت گیا، اور اب وہ بنا ہوا ہے ایم جبکہ ذوالفقار بھٹی جو ڈاکٹر، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا منتظر ہے، 3.5 سال ہو گئے اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اب کیا کریں ہم عدلیہ کا بتائیں؟ معزز ایسے ججز جو اس ملک کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے اس اپنے دوست سے پوچھا، میں ان کو پھانسی لگا دوں، الٹا لٹکا دوں ان کو؟ میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ ہم تو بات کر سکتے ہیں خالی، باقی اب جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ خدا حافظ۔